एक यूट्यूब चैनल से लॉन्च किया था अपने स्टार्टअप को। बस अभी गवर्नमेंट बहुत सारे एफपीओ प्रमोट कर रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें सीओज की वैकेंसी है, अकाउंटेंट्स की वैकेंसी है, मतलब हम लोग तो अच्छे एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, हमें मिलते नहीं है। करीब पर्सनली 1000 से ऊपर इंटरव्यूज दिए हैं और उसमें से 10% लोग को ही मैं सिलेक्ट कर पाई हूँ और 5% ही जेन्युइन, मतलब लग रहा है कि जिनके पास नॉलेज है, जो ये करना चाहते हैं रूरल कम्युनिटी में, और 5% वो मैंने मजबूरी में रखा। तो आप अभी शायद सिम्बायोसिस में आपका वेबिनार था कोई, मैंने देखा लिंक्डइन पे। तो उसी से रिलेटेड मुझे आपसे पूछना था कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं अभी एग्रीकल्चर में जो कि ग्रेजुएट हैं, यंग लोग हैं, बिना एक्सपीरियंस के स्टार्ट कर सकते हैं 2-3 महीने की ट्रेनिंग करके और अच्छा खासा पैसा घर से निकाल सकते। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं आस्था मैम, जो कि अभी फाउंडर और सीईओ हैं ग्राम श्री किसान के। तो ये एक बिहार बेस्ड एग्रीटेक स्टार्टअप्स है। तो मैम वहाँ पे अभी वर्क कर रही हैं। 2018 में स्टार्टअप इन्होंने शुरू किया था, तो अभी 4-5 सालों से इस पर काम कर रही हैं। तो आज पूरा ये वीडियो होने वाला है इनके एक्सपीरियंस के बेस पे, कैसे मैम ने जीरो से स्टार्ट करके आज इतने बड़े लेवल तक उसको लेके गई हैं और पूरे बिहार में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत सारे फार्मर के साथ जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। और मैम ऑलरेडी जो स्टॉक पे अपना इंटरव्यू दे चुकी हैं, उसके साथ ही बहुत सारे न्यूज़ कवरेज में आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं बिहार स्टार्टअप्स के रूप में। तो सबसे पहले हम मैम से जानना चाहेंगे, और ये ग्राम श्री का आइडिया आपको कहाँ से आया सबसे पहले? विमल जी, सबसे पहले आपके सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्ते और आपको थैंक यू ये कवरेज करने के लिए जी। और अगर स्टार्टिंग से बात करूँ तो मैं बिल्कुल कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, और मैंने एमबीए भी कर रखा है फाइनेंस एंड मार्केटिंग में। सो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है। मैं भारतीय इंफ्राटेल में एज एनर्जी मैनेजर काम करती थी, उसके बाद मैं ओयो में क्लस्टर हेड काम करती थी। फिर उसी दौरान कोरोना आया था और मुझे कॉल आया था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से, एज ए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। तो मैंने फिर ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट को, जहाँ पे मुझे और 3 लोग फाउंडर्स मिले, वहीं पे काम करते थे। तो जब मैंने वहां पे ज्वाइन किया तो उस समय कोरोना भी आया हुआ था, तो बहुत रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था और स्थिति बहुत खराब थी बिहार की, स्पेशली क्योंकि वहां पे पहले से अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है। और कोरोना के बाद जो हम आई थिंक बिहार सबसे लार्जेस्ट लेबर्स प्रोवाइडर है पूरे इंडिया में, बिहार। सो सारा रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था। तो और हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी में, जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट्स बनाती थी, मैं स्कीम्स और गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन देखती थी, कॉल सेंटर हैंडल का यूनिट हैंडल कर रही थी। तो उसमें किसानों के वो बहुत कॉल्स आते थे कि एनिमल हस्बेंड्री रिगार्डिंग कि तालाब कैसे बनाए, फिर या मुर्गी कहाँ से खरीदे, मछली कहाँ से खरीदे, फिर मर रही है, अगर लाइक मोर्टेलिटी हो रही है, चिक्स में मोर्टेलिटी हो रही है, अगर वो पोल्ट्री कर रहे हैं तो डेयरी में इनफर्टिलिटी हो रही है। तो ये सब वेटनरी सुविधाएं उनको मिल नहीं पा रही है विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे। तो स्कीम्स बहुत सारे सरकार ने बना के रखी है। सरकार भी अभी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफी काम कर रही है, एफपीओस बना रहे हैं 10,000 स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, डेयरी पोल्ट्री, बहुत सारे स्कीम्स है। बट जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे, क्योंकि ये स्कीम सारे आप इंटरनेट पे है, राइट? आपको एक पोर्टल पे जाना पड़ेगा, आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल किसान या फिर ग्रामीण युवा भी है तो वो ये चीज नहीं भर पा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए। सो हमने देखा था कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स काफी करा रही है इस क्षेत्र में, लेकिन ट्रेनिंग्स के भी कुछ सिलेक्टेड बेनिफिशियरीज होते हैं कि हर ब्लॉक से इतने लोगों को ही ट्रेनिंग मिल सकती है या इतने लोगों को ही। सो वो SC/ST को ही मिल सकती है, बाकायदा वो इसमें एनिमल हस्बेंड्री में इंटरेस्ट रखता हो या नहीं रखता हो। तो क्या है कि उसमें सेक्टर बड़ा अनऑर्गेनाइज सा लगा मुझे, और लगा कि इसमें थोड़े से प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत है। ये सेक्टर इतना डिसऑर्गेनाइज है तो इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और इसपे एक थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है, जहाँ पे थोड़े से यंग लोग आए विद द एक्सपीरियंस पीपल, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि आप बिना एक्सपीरियंस के काम नहीं कर सकते हो विद एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। और ये सो वहां पे मैंने जो 3-4 महीने का एक्सपीरियंस था वो सारा उठाया। फिर हम 3-4 लोग थे जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहते थे। मेरे जो दूसरे फाउंडर है मिस्टर पुनीत प्रियदर्शी, 55 ईयर्स ओल्ड, उनको 25 साल का एक्सपीरियंस है वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स में, सारे एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी प्रोजेक्ट्स में। तो हमने एक टीम बनाई, वहीं से हमने शुरुआत की। 4 लोगों ने वो डिपार्टमेंट छोड़ के एक यूट्यूब चैनल से लॉन्च किया था अपने स्टार्टअप को। बस
जहाँ पे स्मॉल स्केल इकोनॉमी मॉडल्स बनाए थे। वो मुझे याद है कि सबसे शुरुआती दौर में मैंने फिशरी पे एक मॉडल बनाया था कि 600 स्क्वायर फीट में गड्ढा खोद के कमाई लाख, जो हमने पाइवट किया था एक्चुअली। तो वो एक्चुअली संभव है कि जैसे आप छोटे किसानों की बात करो तो छोटे किसान क्या होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर की जमीन होती है। तो बिहार में बात करें तो 2 हेक्टेयर मतलब 1 लाख स्क्वायर फीट के अराउंड होता है। मैं बस 600 स्क्वायर फीट की बात करती हूँ। तो एक छोटा किसान 600 स्क्वायर फीट में 1000 स्क्वायर फीट में गड्ढा खोद के, तालाब खोद के, मछली पालन करके 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा सकता है। तो किसान के पास 2 हेक्टेयर बहुत बड़ा लैंड हो गया, तो जिसमें वो पोल्ट्री भी करे, डेयरी भी करे, गोट्री भी करे अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर, तो उसकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है जो एग्रीकल्चर से नहीं बढ़ सकती। और भारत में जो किसान है वो ज्यादातर छोटे किसान है, और जिनके पास बड़े जमीन है ना वो बिजनेसमैन है। वो मार्जिनल किसान को जमीन पे रख के वो काम करवाते हैं और उनसे रेंट लेते हैं उसका, जिसको हम लीज पे किसान जमीन, जिनको हम सीमांत किसान या मार्जिनल फार्मर्स करते हैं। तो मैक्सिमम वही है। सो एक्चुअल में जो फार्मिंग कर रहे हैं वो किसान है, लेकिन जो जमीन है वो बिजनेसमैन भी है जो उनसे मतलब पैसे लेते हैं, फिर या तो बड़े से जमीन में उनका उत्पाद खरीद के बेच रहे हैं। तो हमने ये इंटरवेंशन लाया जहाँ पे हम लोग एक वन स्टॉप सोल्यूशन बना रहे हैं, जहाँ पे किसान लाइव स्टॉक खरीद सकता है, मतलब वहां से वो मछली मुर्गी सब खरीद सकता है, उसके लिए फीड भी खरीद सकता है, दाना चारा भी खरीद सकता है, फिर इक्विपमेंट्स भी खरीद सकता है, जरूरत पड़े तो वेटनरी सर्विसेज भी ले सकता है। और फिर हम लोग टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं कि इस सेक्टर में जो भी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, एज सिंपल टेक्नोलॉजीज लाइक अ पीएच मीटर। लोग कट्ठे मछली पालन कर रहे हैं पर पीएच मीटर है ही नहीं उनके पास। तो फिशरी में बस एल्कलिनिटी, टर्बिडिटी, एसिडिटी, पीएच यही चेक करना होता है, जो लोगों को पता ही नहीं है। तो लोग बहुत ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं। तो हमने हमारी कोशिश है कि लोगों को एग्रीकल्चर के साथ साथ डाइवर्सिफाई करें एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी में, और ताकि उनकी इनकम इंक्रीज हो सके। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स ब्लॉक पंचायत लेवल पे क्रिएट किए जा सकते। ओके, अभी मैम मेरे चैनल पे मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट हैं वो एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से हैं, कॉलेजेस में हैं और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रखेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो आप अभी शायद सिम्बायोसिस में आपका वेबिनार था कोई, मैंने देखा लिंक्डइन पे, तो उसी से रिलेटेड मुझे आपसे पूछना था कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं अभी एग्रीकल्चर में जो कि ग्रेजुएट हैं, यंग लोग हैं, बिना एक्सपीरियंस के स्टार्ट कर सकते हैं 2-3 महीने की ट्रेनिंग करके और अच्छा खासा पैसा घर से निकाल सकते हैं, जिनकी जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही है, नहीं करना चाहते किसी के यहाँ पे जॉब, उनके लिए स्टार्टअप क्योंकि लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी पे है, तो मैं तो डेयरी, गोट्री, पोल्ट्री और फिशरी को ही सबसे अच्छा अभी सेक्टर मान रही हूँ, जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत है इसको ऑर्गेनाइज करने की, राइट, और जो बहुत कम पूंजी में, कम लागत में, कम जमीन में हो सकता है। और इनफैक्ट जो हमारा मैक्सिमम क्राउड है ना वो अर्बन क्राउड खींच के आ रहा है, जैसे सीएस, एमपीएस, यही लोग इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व है, उनको मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न प्रैक्टिसेस समझ में आ रही है, राइट। अब इसमें जैसे हमने जो मॉडल किया है कि 2 गाय से बस किसान लाखों कमा सकता है, अच्छा, 10 बकरियों से स्टार्ट करके एक किसान या कोई एग्रीप्रेन्योर लाखों कमा सकता है। तो ये इकोनॉमी मॉडल्स हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम रामश्री किसान है, उस पर हमने सारे पब्लिश कर रखे हैं, और कोई चाहे तो हमारे कॉल सेंटर नंबर सब जगह अवेलेबल है, उस पर वो फोन करके पता कर सकता है। तो मुझे तो लगता है एक एग्रीकल्चर के लिए के क्षेत्र में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए, और अगर आप अच्छी जगह से सिम्बायोसिस जैसे इंस्टीट्यूट से एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो खुद का एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए। 100 गायों से 5,000 मुर्गियों से पोल्ट्री फार्म कीजिए, एक बड़ा इंटरवेंशन कीजिए जिसमें आप 10-20 लोग को एम्प्लॉयमेंट भी दे सके जो इस सेक्टर में रुचि रखते हैं। दूसरा है कि अभी गवर्नमेंट बहुत सारे एफपीओस प्रमोट कर रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें सीओस की वैकेंसी है, अकाउंटेंट्स की वैकेंसी है। तो ये एक जगह एक तरफ बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है। लाइक 10,000 एफपीओस में 10,000 एक कंपनी बन रही है, उसमें 10,000 सीओस की जरूरत है उस कंपनी को चलाने के लिए। तो वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर। इनफैक्ट हम लोग खुद हायर कर रहे हैं, हम खुद एफपीओस प्रमोट कर रहे हैं 26-27 बिहार में। सो एग्रीकल्चर में अच्छे मैन पावर की बहुत जरूरत है, स्पेशली एमबीए, जो बिकॉज एग्रीकल्चर ना बहुत पैशन ड्रिवन होता है, एग्रीकल्चर बहुत प्रोफेशन ड्रिवन नहीं होता है। एग्रीकल्चर में आप गांव के लोगों से बात करते हैं, आप किसान से बात करते हैं, आप रूरल यूथ से बात कर रहे हैं, रूरल वुमेन से बात कर रहे हैं, जहां आप
उनकी इनकम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस की तो मतलब एकदम अपार संभावनाएं है इसमें। एक्सपोर्ट्स लाइक मेरा यूएस भी सिलेक्शन हुआ था टॉप विमेन एंटरप्रेन्योर में, तो मैं 1 महीने की यूएस स्पॉन्सर्ड ट्रिप में थी जहां पे मैंने वहां का मार्केट देखा, वहां के फार्मर्स से मिली। तो बहुत आगे है हमसे टेक्नोलॉजी में। इनफैक्ट लैंड भले कम हो लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। चीजें वहां पे बहुत महंगी मिलती है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्वालिटी में भी हमसे बहुत आगे हैं। सो एक्सपोर्ट्स के भी बहुत चांसेस है। ऑल्दो मिल्क प्रोडक्शन में आप देखो तो इंडिया नंबर 1 है, सबसे ज्यादा दूध हमारे यहाँ पैदा होता है, बट स्टिल पर कैपिटा कंजम्पशन 150 मिलीग्राम है, जो कि 300 ग्राम पर पर्सन पर डे होना चाहिए। तो लोग माल न्यूट्रिशन है अभी। मीट कंजम्पशन हमारे यहाँ एवरेज 3.5 kgs है एज पर रिपोर्ट ऑफ ICMR 2022, लेकिन वो 8.5 kg होने चाहिए। और जबकि बहुत विकसित देशों में देखो तो वो 75 kg मीट कंजम्पशन है। तो हमारे यहाँ तो लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। सो एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेयरी, गोट्री मुझे सबसे अच्छा सेक्टर एग्रीकल्चर में लग रहा है, जिसमें इनकम बहुत ज्यादा है। हाँ, पर उसमें है कि आपको अच्छी क्वालिटी के अच्छी ब्रीड के सबसे पहले लाइव स्टॉक कहाँ मिलेंगे। पर पहले आपको बताएगा कौन से ब्रीड के करना है। आप मान लो बिहार के, रीजन टू रीजन लाइव स्टॉक रीजन टू रीजन डिफर करता है। जैसे बिहार में अगर 4 डिस्ट्रिक्ट है तो पटना में क्लाइमेट अलग है, पूर्णिया में क्लाइमेट अलग है। तो कहीं पे कोई फिशरी के लिए अच्छी जगह है, कोई डेयरी के लिए है। तो वो डेमोग्राफी पे डिपेंड करता है कि आप यूपी में कौन सी गाय पाले, पंजाब में कौन सी और बिहार में कौन सी। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रीड पालोगे आप। अगर आप ये स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कोई कर रहा है तो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ब्रीड कौन सा पालोगे, ब्रीड के बाद उसको फार्म मैनेजमेंट कैसे करोगे, फिर कितना फीड मैनेजमेंट कीजिएगा, हाइजीन मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा एक साइंस है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है। उसके बाद आप कहीं से ले भी आए लाइव स्टॉक, तो फिर आप उसको क्या खिलाओगे, कौन सी क्वालिटी का खिलाओगे, कितना, जिसको आप संतुलित आहार कहते हो, जिसको आप अलग से सप्लीमेंट्स भी देने पड़ते हैं। जैसे इंसान में प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, वैसे पशुओं में भी सिमिलर बेसिस पे होता है। उसके बाद अगर उसमें भी मोर्टेलिटी आने लगी, बीमारी आने लगी, तो वेटनरी सर्विसेज भी आपको चाहिए। अब उसमें सेम जगह पे जैसे आपको छोटी सी जमीन पे कम पूंजी में अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो एक किसान जो इतना नॉलेजेबल नहीं है, जिसके पास रिसोर्स की कमी है, जिसके पास संसाधन की कमी है, पूंजी की कमी है, ये 4 चीजों को ढूंढने के लिए 4 अलग अलग जगह कहाँ जाएगा, राइट। सो वो हमने वन स्टॉप सोल्यूशन डिजाइन किया ग्रामशी किसान के अंदर, जिसमें आपको कुछ भी चाहिए आप हमारे यहाँ कॉल कर दो और हम इंश्योर करेंगे कि आपका वो बिजनेस प्रोडक्टिव। एग्रीकल्चर में ही अभी बहुत स्कोप है। आने वाला पूरा जो एरा है वो पूरा एग्रीकल्चर का होने वाला है। पूरी गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है। बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स आ गए हैं जिसमें रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। मतलब हम लोग तो अच्छे एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं, हमें मिलते नहीं है। सो बहुत स्कोप है एग्रीकल्चर में। और 2050 तक जिस हिसाब से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, फूड इमरजेंसी डिक्लेयर होने वाली है। श्रीलंका में हो चुका है फूड इमरजेंसी डिक्लेयर। पॉपुलेशन अगर जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, जमीन की जोतें कम होते जा रही है, तो छोटे जमीन में आप एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी ही सबसे एफिशिएंटली कर पाओगे आने वाले समय। तो मैंने जैसे कि आपने बताया कुछ पीछे पॉइंट में कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कमी नहीं है, लेकिन जितने भी ग्रेजुएट हैं उसमें बहुत ज़्यादा लैक है कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं कि जॉब्स नहीं मिल रही, कहीं पे हायरिंग नहीं चली, कहीं ओपनिंग नहीं चली, फ्रेशर को कोई जॉब्स नहीं देना चाहता है। और जो भी जॉब्स वगैरह निकाल रहे हैं वो इंटर्न के लिए निकाल रहे हैं और वो भी 10-12 हज़ार की नौकरी देते हैं। और आपने भी अभी सिम्बोसिस में बात किया होगा वो स्टूडेंट से बहुत सारे, तो उसमें आपको क्या मेजॉरिटी लगा कि क्यों स्टूडेंट को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, क्या आउटकम आप देखती हैं वहाँ से? इसकी बात करें तो हमारे यहाँ हमने अपने एंटरप्राइज में बहुत सारे फ्रेशर्स को चांस दिया है। कॉल सेंटर टीम में, एफपीओ की टीम में, एज अ सीईओ फ्रेशर्स को टाइम ये दिया है चांस, जिनकी सैलरी 25,000 से शुरू है। ठीक है, अगर आपके पास कोई आए ऐसा यूथ जो क्वालिफाइड हो, ठीक है। एक तो है कि हमारे पास एग्रीकल्चर जो लोग परस्यू कर रहे हैं ना, उसमें ये पूरा पैशन वाला सेक्टर है, राइट। जो आप बहुत शिद्दत से इसको आप पढ़ाई करो, आप जानो क्रॉप्स के बारे में, या फिर जो भी सेक्टर आपने चूज किया, जो भी सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हैं एग्रीकल्चर में। मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई नहीं की है, तो जो भी सॉइल, लेकिन अब समझती हूँ सॉइल मैनेजमेंट, या फिर आप क्रॉप्स के रिगार्डिंग कर रहे हो या लाइफ स्टॉक के रिगार्डिंग कर रहे हो, तो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। मैंने अभी तक ये देखा है ना कि मैंने
करीब पर्सनली 1000 से ऊपर इंटरव्यूज लिए हैं और उसमें से 10% लोग को ही मैं सिलेक्ट कर पाई हूँ और 5% ही जेन्युइन, मतलब लग रहा है कि जिनके पास नॉलेज है जो ये करना चाहते हैं रूरल कम्युनिटी में, और 5% वो मैंने मजबूरी में रखा है मुझे। तो एग्रीकल्चर में पहले जो लोग परस्यू कर रहे हैं, ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी आपने इंटरव्यूज लिए हैं उसमें से क्या क्वालिटी, जो आपने 5-10% का नंबर बताया, उसमें क्या आपने क्वालिटी देखी कि भाई ये आपका रिज्यूमे है, ये क्वालिटी होनी चाहिए तब हायर हो सकते हैं आप? आपका खुद ने जो आपने पढ़ाई की है उसका आपका सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, राइट? आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है, सो सबसे फर्स्ट इज आपका डोमेन क्या है, राइट? और आपका डोमेन नॉलेज कितना ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्रीकल्चर में ही काम करना है हमारे एंटरप्राइज। दूसरा, आपकी रूरल कम्युनिटीज के साथ काम करने की एफिनिटी क्या है, राइट? तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, राइट? आप एग्रीकल्चर में भी एक एंटरप्राइज में काम कर रहे हो, तो हम B2G काम कर रहे हैं, B2C काम कर रहे हैं, B2B काम कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट के साथ, मतलब आपकी कम्युनिकेशन, मतलब इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए कि एटलीस्ट मेल्स लिख सकते, राइट? आपकी एक्सेल स्किल्स क्या है? एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट अब एक्सेल के थ्रू हो रहा है, राइट? सो एक्सेल आना चाहिए आपको, पावर पॉइंट भी आना चाहिए आपको, प्रेजेंटेशंस बनाने आने चाहिए आपको, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं पर आप मेल्स का रिवर्ट कर सको, आपको इतना इंग्लिश में आना चाहिए। तो हमने बहुत बेसिक क्राइटेरिया ढूंढा है, और जिसमें सबसे पहला होता है पैशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। आपका नॉलेज कितना है एग्रीकल्चर? जब तक नॉलेज नहीं हो आप इस फील्ड में काम ही नहीं कर पाएगा, सबसे पहला, क्योंकि किसान से बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं आपके सेक्टर। आप इस सेक्टर में किसान से डील कर रहे हो, राइट? और किसान को सबसे ज्यादा नॉलेज है खेती का। तो आप किसान को क्या एडवाइस दोगे जब आपके पास उससे ज्यादा नॉलेज होगा, जब आप उस पर वैल्यू ऐड कर पाओगे? तो सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स में जो फेलियर है उनके पास अपने डोमेन का ही एक्सपर्टाइज नहीं है। एक किसान बता देगा कितने पानी, कितने मिट्टी, कितना क्या चाहिए गेहूं उगाने के लिए या सब्जी उगाने के लिए, फल, एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट नहीं बता पाता। तो उनको जो रावे में वगैरह में इंटर्नशिप करते हैं, तो उस दौरान ना जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, सीखने की जरूरत है। या जो इंटर्नशिप कीजिए आप कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में कीजिए, और मेहनत से मत घबराइए। आपको शुरू की वो कोई भी हो, मैंने टेलीकॉम में किया ना, मैं 16 घंटे काम करती थी, बिकॉज टेलीकॉम वाज अबाउट नेटवर्क्स अगेन, राइट? नेटवर्क एक महीने एक डाउन, मतलब करोड़ों का डाउन। तभी आज के डेट में बस जियो बचा है और एयरटेल बचा है, बाकी सारे टेलीकॉम बंद हो गए सर्विस की वजह से। आपका ना हर जगह काम का प्रेशर है, और एग्रीकल्चर में मतलब एग्रीकल्चर इज फन, एंजॉय करो अपने काम को। तो नॉलेज तो सबसे ज्यादा, जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया है, मुझे अभी लोग सोचते हैं कि मैंने वेटरनरी की पढ़ाई करी है, पर वो नहीं होता। वो आप जितना घुसो डूब जाओ अपने काम में, तो वो आप मैम। और यहाँ पे लोग फील्ड वर्क नहीं करना चाहते, लोग चाहते हैं कि ऑफिस काम, ऑफिस का काम मिल जाए। तो फील्ड वर्क है। आप मेरे यूट्यूब में देखोगे ना, तो मैंने जाकर शूट किया। जब ये वीडियो बनाए एज ए सीईओ, मैं अभी भी शूट करती हूँ। मैं फील्ड पे जाके अपनी सक्सेस स्टोरीज खुद शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे इंटरवेंशन से कोई एक किसान को भी फायदा होगा। एक किसान के ऊपर 5 जिंदगियां निर्भर होती है, और हम छोटे किसानों के साथ ही काम करते हैं, राइट? दिस इज ऑल अबाउट पैशन, दिस इज ऑल अबाउट नॉलेज। यहाँ पे मेन हम रखेंगे कुछ आपके नज़रिए से टॉप 5 बिजनेसेस आइडियाज़, और एक को आप इलेबरेट करिए जो कि बहुत ही कम प्राइस में स्टार्ट कर सकते हो आप। मतलब उंगलियों पे गिना दीजिए कि ये टॉप 5 हैं। अगर कोई भी आप इसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कोई भी यूजी का बंदा अपना कॉलेज कर लिया, कोई 12वीं करके स्टार्ट करना चाहता हो। बिल्कुल, मैं आपको ना यूनिट इकोनॉमिक्स वाइज ही समझा देती हूँ। मैं हमेशा एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी में एग्रीकल्चर को टॉप पे रखूंगी। सो मान लो अभी हम फिश फार्मिंग से करते हैं, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी किसान के पास छोटी सी 1000 स्क्वायर फीट की जमीन है, या उसके घर के बैकयार्ड में इतनी सी जमीन है, राइट? घर के आंगन में ही उतनी सी जमीन है, घर के छत पे उतनी सी जमीन है। कि कोई भी किसान की बात क्यों करें, किसी भी व्यक्ति के पास, राइट? तो आपको पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट आएगा 40,000 का आएगा। ये आपका कैपिटल वन टाइम कॉस्ट है। कैपिटल कॉस्ट बाय द वे नहीं लिया जाता है रेकरिंग कॉस्ट में, ठीक है? पंप और एरिएशन फैसिलिटी, आप एरिएशन डालोगे तभी। जो लोग अभी मिस करते हैं कि हाई डेंसिटी में अगर आपको फिश फार्मिंग करनी है तो आपको एरिएटर एक लगाना पड़ेगा, जिसका भी कॉस्ट आपको पंप और एरिएशन का लगभग 40,000 आएगा। 0.06 HP का मोटर होगा वगैरह, ठीक है? इतनी साइंटिफिक डिटेल्स नहीं बता पाऊंगी, बट एरेटर आप डालो 40,000 का। तो टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है 80,000 से आपने शुरू किया। सो आप खेती में भी लेबर कॉस्ट, बीज का कॉस्ट, मशीनरी का कॉस्ट डालो तो बहुत हाई जाता है, ठीक है?
तो हमने एक कैपिटल गड्ढा खोद दिया, वन टाइम कॉस्ट है, एरिएशन खरीद दिया, वन टाइम कॉस्ट है। अब इसमें ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या है? तो फिंगर लिंक का कॉस्ट 1000 स्क्वायर फीट में आप हाई डेंसिटी में 1500 मछली के बच्चे डाल सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी पंगास की मछली के बच्चे, फिंगेशिया जिसको कहते हैं, जिसको बचवा भी कहते हैं बिहार में, क्योंकि इसका कंजम्पशन बहुत हाई है। तो वो 4 रुपए पर पीस आता है। तो मान लीजिए आपने 1500 खरीदा तो वो 6000 रुपए का आपका पड़ा सीड का कॉस्ट। फीड कन्वर्जन रेशियो अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे, मतलब जो हम बता रहे हैं आपको, जो ग्रामशी किसान से आपको एडवाइजरी मिली, जो आप फिशरी एक्सपर्ट के कंसल्टेंसी में, वो फीड कन्वर्जन रेशियो 1:1.2 का होता है। मतलब मछली का वजन 1 किलो होने में वो 1.5 kg दाना खाएगी। अच्छा। जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी में जो कॉस्ट होता है, सबसे ज्यादा फीड कॉस्ट होता है। जो किसानों का FCR, जिसको फीड कन्वर्जन रेशियो कहते हैं, लगभग 2 जाता है, 1.8 जाता है, 1.4 जाता है, वहीं पे ये सबसे मतलब प्रॉफिट कम हो जाता है। तो हमारा FCR 1 से 1.2 जाता है, ठीक है, मतलब अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस या बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्वांटिटी आपकी लगेगी कुछ 972 kg जो फीड खाएंगी मछलियां, ठीक है। तो उसका यूनिट प्राइस 38 रुपीज पर kg होता है। तो 36,936 रुपीज आपको लगेंगे फीड कॉस्ट। उसके बाद इसमें मेडिसिन और अदर एक्टिविटीज का आप 2000 रुपए जोड़िए, उतना ही लगता है एक तालाब में जो। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, लेबर चार्जेस, डीजल चार्जेस, आप जो एरेशन के लिए पंप चलाओगे तो डीजल से वो ऑपरेट होता है, तो मे बी डीजल चार्जेस, ये सब कुछ 300 रुपए पर मंथ आएगा। तो सालाना 6 महीने का हम ले रहे हैं यहाँ पे साइकिल, तो ये 6 महीने का 300 रुपए पर महीने लगेगा, तो 6 महीने में 1800 रुपए कॉस्ट लगेगा। मिसलेनियस 1000 रुपीज पर मंथ लगेगा, तो 10,000 पर मंथ कुछ कुछ और चीजों में अगर बीच में खर्चा आया तो चूना, गोबर, ये सब, लाइमस्टोन भी डलता है उसमें, सेंधा नमक भी डलता है, रॉ सॉल्ट जिसको कहते हैं जी, ये सब भी डालता है, वो मिसलेनियस 10,000 का आएगा। तो टोटल कॉस्ट आपका पड़ा 56,736 रुपए। अब हम लेंगे कि बेस्ट कंट्रोल कंडीशन, आपकी मोर्टेलिटी 10% होती है, मतलब 10% मछलियां मर जाती है, तो 90% सर्वाइवल है, ठीक है। और सेल प्राइस आपका है 120 रुपया पर किलो का, जो बचवा मछली या फंगेशिया या फंगास जो आप कहते हो, उसका सेल प्राइस 120 रुपए पर किलो लगभग जाता है। जो मैं एवरेज ले रही हूँ, 100 भी जाता है, 160 भी जाता है, सो एवरेज 120 रुपया, ठीक है। सो 97,200 की आपकी सेल हुई, 600 ग्राम की वेट, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? तो आपने माइनस कर दिया इसमें से जो आपका एक्सपेंडिचर है, तो आपका प्रॉफिट निकल के आया 40,464 रुपए, ये 6 महीने। 600 ग्राम का मैं लेके चल रही हूँ यहाँ पे, 600 ग्राम का 6 महीने। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको 1000 ग्राम तक ले जाना चाहते हो या फिर 600 ग्राम। पर हम जो पायलट करते हैं वो 600 ग्राम में 6 महीने में बेच दो, ताकि आप 2 साइकिल कर पाओ, ठीक है। तो 2 साइकिल कर पाओगे तो आपको वो ज्यादा मुनाफा होगा, रादर कि आप 4 महीने और लगा लो उसको 800 ग्राम करने में, क्योंकि एक टाइम तक मछलियां बहुत तेजी से बढ़ती है 600 ग्राम तक 6 महीने में, उसके बाद थोड़ा होता है कि ग्रोथ स्लो हो जाता है, राइट। सो इससे अच्छा है कि आपको 12 महीने का पीरियड ले लो या 10 महीने का वेस्ट कर दो, आप 6 महीने का 2 साइकिल कर लो, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेज फैक्टर है। तो मेरा 40,464 रुपए प्रॉफिट निकला 6 महीने में, 1000 स्क्वायर फीट की जमीन से 1500 मछलियां डाल। ये मैंने आपको फिशरी का मान लीजिए समझा दिया। सिमिलरली आप पोल्ट्री में भी अगर समझना चाहोगे तो पोल्ट्री भी एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। तो वन टाइम कॉस्ट आप मान लो कि आप 1000 चिक से शुरू करते हो और 9 महीने की 9 मंथ का साइकिल लेते हो, कि एक चिक को 25 दिन में मान लो रेडी हो जाती है, पर बेचने तक उसको 40 दिन हो जाता है। तो शेड कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ 50,000 रुपए लगेंगे, इक्विपमेंट में आपको कुछ 20,000 लगेंगे, तो फिर 70,000 रुपए आपका कैपिटल कॉस्ट आया। ये आपको बार बार नहीं लगेगा। इसमें कोई सब्सिडी वगैरह भी है फार्मर के लिए? हाँ, भी है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और काफी सारी सब्सिडीज भी है, जो एनिमल हस्बेंड्री वाले वेबसाइट पे अवेलेबल है। और सब्सिडीज है फिश फार्मिंग में, ट्रेनिंग में फ्री ट्रेनिंग दी जाती है सरकार के द्वारा, और सब्सिडीज भी इन सब पे मतलब टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं। हाँ, तो मान लीजिए कॉस्ट ऑफ वन चिक हम 25 रुपए ले, जो 25 रुपए से 40 रुपए तक भी वेरी करती है। लेकिन अगर छोटे अगर आप चूजे लेते हैं तो 25 रुपए आपने लिया खरीदा, तो उसमें 25,000 रुपए मान लीजिए आपने 1000 चिक्स खरीदा तो 25,000 रुपए लगे आपको।
मेडिसिन का कॉस्ट आपको आएगा 1 रुपया पर यूनिट, तो 1,000 आपका मेडिसिन का कॉस्ट हुआ। लेटर का आपका 2 रुपया पर यूनिट, तो 2,000 रुपया आपका उसका कॉस्ट किया लेटर का। लेबर कॉस्ट आपका 5 रुपया पर यूनिट आएगा, मतलब पर मुर्गी, तो 5,000 रुपया आपके गए। फीड कॉस्ट आपका आएगा 67 रुपीज पर यूनिट, तो आपका 67,000 गया, राइट। इलेक्ट्रिसिटी आपका 2 रुपए जाएगा, तो 2,000 रुपए आया। सेल प्राइस आपका 125 रुपए हम पर केजी लेते हैं, जो कि बॉटम साइड में। अगेन चिकन जो बिकते हैं, यहाँ पे हम वेट करते हैं कि 1 केजी से ऊपर मतलब 1.25 केजी की मुर्गियां हो जाती है 9 महीने में, ठीक है। तो 1.5 किलो की या 1.25 किलो की हो जाती है। तो आप 125 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचते हो, तो 1,25,000 रुपए आपका होता है आपका सेल प्राइस। तो प्रॉफिट पर केजी आप निकालोगे तो पर यूनिट 23 रुपए आएगा, तो 1,000 के हिसाब से आपका 23,000 रुपया प्रॉफिट आएगा पर केजी। ये 40 दिन में बड़ी होती है, मैंने कहा ना 25 दिन, ये हर महीने आप कर सकते हो रोटेट। पोल्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जो कि मंथली कैश क्रॉप है, आपको मंथली हर महीने ये मिलेगा, राइट। सो मान लो आप 8 बार इसको रोटेट करते हो साल में, 40 दिन के हिसाब से आप 8 बार ही कर पाते हो साल में। मतलब हर महीने के हिसाब से 12 महीने नहीं कर पाओगे, आप 8 महीने कर पाओगे, क्योंकि 40 दिन इसको बिकने में भी बहुत टाइम लगता है, ट्रांसपोर्टेशन में, जो भी आपका कस्टमर और डिमांड सप्लाई गैप टाइम का जो ड्यूरेशन है, तो आप 8 महीने कर पाओगे। तो इससे जो टोटल आपका रेवेन्यू आ रहा है 1,84,000 का आ रहा है, और एवरेज मंथली मैं 8 महीने के हिसाब से कर रही हूँ, ठीक है। 23,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर देंगे हम लोग 8 महीने के लिए, तो 1,84,000 आएगा। और तो एवरेज मंथली रेवेन्यू, मतलब उसको डिवाइडेड बाई हम 12 कर देंगे, तो 15,333 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो एक किसान मतलब शेड कंस्ट्रक्शन आपका कैपिटल कॉस्ट हो गया, वो बार बार लगेगा नहीं अगर आपने बना लिया तो सालाना अगर एक किसान 1,84,000 कमा रहा है, तो ये कितना अच्छा बिजनेस है। और ये बस 1,000 चिक्स से कर रहा है। अब उसको वो स्केल करते जाएगा, मान लीजिए 5,000 फिर 10,000 करेगा, तो उसको 5 लाख 6 लाख, तो एक जॉब की तरह ही हो गई ना, अगर 15,000 पर मंथ कमा रहा है तो आराम से। सो मैम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जो भी आप ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करा रही हैं फार्मर को, जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं कॉलेज के, तो कैसा रहता है, कितने महीने की ट्रेनिंग आप देते हैं और क्या चार्जेस वगैरह उसके रहते हैं, और कौन कौन सर्विसेज मेजरली आप प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे? ट्रेनिंग की बात करें तो हम लोग लाइफ स्टॉक पे और फिशरी पे, लाइक डेयरी, पोल्ट्री और फिशरी और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर ही प्राइमरली ट्रेनिंग देते हैं, तो जिसमें ब्रीड आइडेंटिफिकेशन, फील्ड मैनेजमेंट, फार्म मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन प्रैक्टिसेस, ये ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाते हैं। और एक बार ट्रेनिंग देने के बाद जैसे हम किसान को छोड़ नहीं देते, हम उससे हर महीने देख लेते हैं, मेरा कॉल सेंटर उससे कनेक्टेड रहता है कि उन्होंने प्रैक्टिसेस शुरू की कि नहीं की, मतलब ट्रेनिंग लेके उन्होंने उसका किया क्या आउटपुट। तो हमारे यहाँ 2 तरह के लोग आते हैं, एक जो करना चाहते हैं शुरू, एक जो ऑलरेडी कर रहे होते हैं। तो जो ऑलरेडी कर रहे होते हैं, तो उनको हम लोग सिखाते हैं नए तरीके से, जैसे वो ट्रेडिशनल वे में कर रहे होते हैं, या फिर उनको फार्म मैनेजमेंट वगैरह सही से नहीं पता होते हैं, तो एक अलग ट्रेनिंग होती है। एक जिनको शुरुआत से करनी है, जिनको ना ब्रीड पता है ना कुछ भी नहीं पता है फिशरी के बारे में, तो उसके लिए हमने कुछ और करिकुलम डिजाइन कर रखे हैं। तो ये कोर्सेज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन है ग्रामश्री किसान करके, जो एंड्रॉइड फोन्स पे अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। तो ये सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमारे ट्रेनिंग सेक्शन में जाके भी कोई देख सकता है, वो भी अवेलेबल है हमारा। तो हमारा ये 5 दिनों का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होता है, जिसके लिए हम लोग फीस 2,500 रुपए चार्ज करते हैं। 2,500 रुपए चार्ज करते हैं, और केस टू केस बहुत वेरी भी करता है। मान लो कोई बहुत गरीब किसान है तो हम डिस्काउंट भी करते हैं और इसके साथ वैल्यू ऐड भी करते हैं। तो बट अच्छी बात ये है ना कि लोग कर रहे हैं, 2,500 देके भी इसको एक साइंस की तरह ट्रीट करके, मतलब प्राइवेट ट्रेनिंग्स लोग ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने 10,000 से ऊपर ट्रेनिंग करा ली है पिछले 3 सालों में। और जो हमारा AI का ट्रेनिंग है, वो हमारा 25,500 रुपए की ट्रेनिंग है। वो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। एक महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है और 2 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ हम लोग अटैच करके लोगों को प्रैक्टिकल करते हैं। AI अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस होता है, जिससे इंश्योर होता है कि गाय हर साल एक बच्चा दे। डेयरी तभी प्रॉफिटेबल है जब हर साल गाय एक बच्चा दे, जैसे दूध का बिजनेस नहीं है। सो डेयरी से आपका गाय को बढ़ाते रहो क्वांटिटी, आप गाय भी बेच सकते हो और दूध भी बेच सकते हो। सो डेयरी आप इस तरह से प्रॉफिटेबल बना सकते हो। सो AI का अगर कोई कोर्स करता है तो उनको वो अपना AI सेंटर खुद का खोल सकते हैं।
राइट, और वो दूसरों का एआई कर सकते हैं। तो पर एआई चार्ज मिनिमम जो लोग करते हैं 500 रुपए करते हैं। एक डॉक्टर तो 1000-1500 भी करते हैं, तो वो 500 रुपए। तो देश भर में आई थिंक 30 करोड़ कैटल है, 35 करोड़ कैटल्स है, किसी भी एक स्टेट में 2 करोड़ के आसपास कैटल्स है। तो लोग अपने गांव में ही करे, 100 कैटल कहीं एआई करे, तो इनको 500 रुपए कर दीजिए, तो आराम से लोग कितना 50,000 आराम से कमा रहे हैं। 50,000 हायर फिगर लिए, चलो 15,000 ही 15,000 ही कमाया। उन्होंने 20 कैटल क्यों चुना, जो उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो वो कमा सकते हैं। मतलब वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वर्कर और एनिमल हेल्थ वर्कर का सर्टिफिकेट उनको मिलता है। इट इज जैसे नर्सिंग का एएनएम वगैरह होता है, ऐसे वैलिडेटेड कोर्स होते हैं। तो इससे अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है। हर कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई वेटनरी एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट इससे ये लोग अपने प्रैक्टिस से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक फिश एंड एनिमल हेल्थ केयर एम्बुलेंस भी है, जो डोर स्टेप सर्विसेज देता है। इन केस ऑपरेशन करना पड़ गया, कुछ मेजर इंफेक्शन फैल गया पूरे के पूरे फार्म में, तो हम लोग मूव भी करते हैं एम्बुलेंस को। वो भी हमारा चार्जेबल होता है, पर हम उसको मिनिमम कॉस्ट में इंश्योर करते हैं कि हमारा कॉस्ट निकल जाए बस। तो वो पूरे बिहार में हम करते हैं एज पर नीड बेसिस इंश्योर करते हैं। तो हम लोग लाइक एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहाँ फुल स्टैक एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे किसानों का कॉस्ट कैसे कम हो। कॉस्ट कम होगा तो भी आय बढ़ेगी, राइट। और फिर एक इनकम डायरेक्ट बढ़ाना और एक दूसरा कॉस्ट कम करके इनकम बढ़ाना। तो हम लोग करीब 100% से 500% तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हमारे इंटरवेंशन के थ्रू इनकम बढ़ाया जा सकता है। ओके इसमें यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैम कि ग्रामश्री का रेवेन्यू मॉडल क्या है? ग्रामश्री का जो रेवेन्यू मॉडल है वो बेसिकली सेल्स ऑफ इनपुट्स, इक्विपमेंट्स और लाइफ स्टॉक है, सपोर्टेड बाय ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी। तो मेरा जो 60% रेवेन्यू आता है वो सेल्स से आता है, ट्रेडिंग से आता है, जिसमें मैक्सिमम रेवेन्यू मेरे सेल्स ऑफ फिश फीड, पोल्ट्री फीड से आता है, एआई इक्विपमेंट से आता है, काउ मैट के सेल्स से आता है। जो मेरे टॉप हीरो प्रोडक्ट्स है, आप कह रहे हो, मैं कह सकती हूँ फीड है मेरा, और एआई किट है मेरा, और मेरा काउ मैट है। सो ये मेरे टॉप। ये फीड वगैरह आप खुद से प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, हम एग्रीगेटर हैं, हम खुद से कुछ भी नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं। हम लोग सब जगह से लाके एक जगह पे उसको एग्रीगेट करते हैं और उसकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं। हम मैन्युफैक्चर कुछ भी नहीं करते, वी आर एग्रीगेटिंग एवरीथिंग बीइंग यूज्ड। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। लाइक अगर आप टेक्नोलॉजी की भी बात करें ना, तो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी, देखो एक है कि टेक्नोलॉजी बनाना और दूसरा है टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन। तो बहुत गैप है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में और टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन में। तो आप कोई चीज बना रहे हो, जैसे एग्रीकल्चर में भी इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आई है, बट फार्मर्स तो उसका यूज ही नहीं कर पा रहे, और पॉसिबल ही नहीं कि इतने छोटे फार्मर्स उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को यूज करें। तो रेवेन्यू मॉडल मैंने आपको बता दिया। तो प्राइमरीली हमारा ट्रेडिंग ही रहेगा, क्योंकि जो एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करे, और सपोर्टेड बाय ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो वो चलता रहेगा ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी पर। क्या है कि सेल्स बढ़ती रहेगी। एक बंदे ने एक बार ट्रेनिंग ले लिया तो बार बार सेम चीज की ट्रेनिंग नहीं लेगा। पर मेरा फीड सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू, क्योंकि फीड हर महीने खरीदता है, ठीक है, दाना चारा तो हर महीने चाहता है। तो मेरा टॉप हीरो प्रोडक्ट्स अभी फिश फीड और पोल्ट्री फीड है, और लाइफ स्टॉक में चिक्स और फिश सीड है। अभी हम लोग बहुत कैटल्स में डील नहीं कर रहे, क्योंकि कैटल्स थोड़ा कॉस्टली आता है, राइट। एक गाय 70-75 हजार की आती है, अच्छी क्वालिटी की गाय, और थोड़ा सा लॉजिस्टिक भी हमें वो बाहर से करना पड़ेगा। तो अभी हम लोकली प्रोक्योर कर रहे हैं, हाजीपुर या सोनपुर या छिपरा में जो लेते हैं। तो क्योंकि हमारे पास अभी वेटनरी डॉक्टर्स की टीम है और फिशरी एक्सपर्ट्स की टीम है, तो हम उस बेसिस में कैटल्स की क्वालिटी आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छे ब्रीड आइडेंटिफाई करते हैं, और उस बेसिस पे हम लोग इंश्योर करते हैं कि मतलब लास्ट माइल हम लोग सर्विस डिलीवरी कर सके। तो हमारा पूरा सर्विस ही मॉडल है। लाइफ स्टॉक भी ऑल्दो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पर वो हम लोग एक सर्विस एक्सेसिबिलिटी मॉडल ही क्रिएट कर रहे हैं। ओके ग्रेट। तो थैंक यू सो मच आस्था मैम। इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैम का चैनल है ग्रामश्री का, वहाँ पे आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। हाँ, तो वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह लेनी हो तो वहाँ पे कांटेक्ट में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन आस्था मैम, आपने समय दिया और आपने जो भी इंसाइटफुल आपने शेयर किए।
थैंक यू सो मच विमल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब एग्री सेक्टर में स्टार्टअप से, और मतलब बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके यूट्यूब चैनल पे मैंने देखी है। जब लोग आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास है आपका, रुझान है एक एग्रीकल्चर की जी तरफ। सब्सक्राइबर्स भी आपके 38,000 हैं जो सिंगल हैंडेडली आप हैंडल कर रहे हो। सो बिल्कुल। कमेंडेबल जॉब, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सो आपके थ्रू इनफैक्ट मतलब बोथ वेज होता है, हमें भी थोड़ा लीवरेज मिल सकता है, हमारे चैनल्स को जी भी लोग सब्सक्राइब करेंगे, ग्रामशी के बारे में जानेंगे, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लाइक अगर जी आपके फॉलोअर्स ज्यादा है, जैसे ग्रामशी का अभी 18,000 है, आपका 38,000 है, आपकी रीच हमसे ज्यादा है, मे बी तो हम आपके थ्रू भी जी पहुंच सकते हैं बहुत लोगों के साथ। सो एक जी अच्छा इनिशिएटिव से, क्योंकि हम लोग एक सोशल इम्पैक्ट के लिए काम कर रहे हैं। मैं अपने बिल्कुल। इंटरप्राइज को एक सोशल इंटरप्राइज कहूंगी, क्योंकि इसमें हम्म। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, राइट। सो जी हम सब जो कर रहे हैं, आप भी अगर जो कर रहे हो, तो एक सोशल कॉज के लिए वीडियोस बना रहे हो, डाल रहे हो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स उठा पड़े, तो उठा बिल्कुल। सके इन चीजों का। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और भी स्टार्टअप है, बहुत सारे स्टार्टअप है एग्री जी क्षेत्रों में, तो आप अपने थ्रू कवर कर सकते हो, उनको लिवरेज कर हाँ सकते हो, किसानों तक पहुंचा सकते हो। सो बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट फॉर कवरिंग Gramshi and the journey of Gramshi जी in this channel. ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच।